बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में से हमने ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कि परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है। जो परमुटेशन है इसके अंदर आपने जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं या कोई भी डेटा है उसकी हमने अरेंजमेंट करनी होती है। और जो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन में हमने सिलेक्शन करनी होती है। मसलन हमारे पास एक डेटा होता है, उसमें से हमने चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। मसलन एक टीम है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, उनमें से हमने सिलेक्शन करनी होगी। और परमुटेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ डिजिट हैं, उन डिजिट की हमने अरेंजमेंट करनी है। उनको अरेंजमेंट उनकी करके नए डिजिट्स वगैरह बनाने होंगे। तो मेन इनके अंदर जो फर्क है वो परमुटेशन में अरेंजमेंट और कम्बिनेशन में सिलेक्शन, ये मेन डिफरेंस है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, यानी कि अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर तरतीब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर कहूँ कि आपने कम्बिनेशन बनाना है यानी कि सिलेक्शन करनी है मुख्तलिफ फ्रूट में से, तो जो वो फ्रूट्स मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं उनके सिलेक्शन करते वक्त उनकी तरतीब का कोई ख़ास ख्याल ना भी रखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमुटेशन में अगर आपने कोई नंबर बनाना है और उनके डिजिट की अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इनके अंदर अब दो डिफरेंस हमने पढ़ लिए। नंबर एक, परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट होती है और कम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन होती है। तो परमुटेशन के अंदर जो ऑर्डर है, तरतीब जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है, और कम्बिनेशन में तरतीब को मद्देनजर नहीं रखा जाता है। बाकी प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी काम के होने का कितना चांस है। तो इसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं, यानी कि नंबर के हिसाब से हम बताते हैं 20%, 30%, 50%, कि वो जो इवेंट है उसके अकर होने का, उसके वकू पजीर होने का कितना चांस है। तो ये प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ देखी जाती है। अब बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जो परमुटेशन और कम्बिनेशन के सॉल्व करते हुए हमें फिक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फिक्टोरियल्स चंद देख देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ फिक्टोरियल्स पर। तो ये आपने याद रखना है कि जो जीरो का फिक्टोरियल है ये वन के बराबर होता है, वन का फिक्टोरियल वन के बराबर है, यानी कि जीरो का फिक्टोरियल भी वन के बराबर और वन का फिक्टोरियल भी वन के बराबर होता है। ये आप अगर गूगल के ऊपर इसको सर्च करें जीरो का फिक्टोरियल किस तरह वन के बराबर होता है तो आपको इसका वहां से बहुत आसानी से प्रूफ मिल जाएगा। उसके बाद वन का फिक्टोरियल वन के बराबर है, टू का फिक्टोरियल ये टू के बराबर होता है, यानी कि टू के फिक्टोरियल को लिखते हैं टू मल्टीप्लाई वन, तो वो टू के बराबर होता है। थ्री का फिक्टोरियल बराबर होता है थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, यानी कि ये नंबर लिखना और इससे कम वाले तमाम जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। फोर का फिक्टोरियल फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। तो ये चंद एक फिक्टोरियल इधर लिखे हुए हैं। तो इधर ये इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि ए प्लस बी का फिक्टोरियल ये इस तरह नहीं हो सकता कि ए का फिक्टोरियल जमा बी का फिक्टोरियल या ए का फिक्टोरियल माइनस बी के फिक्टोरियल की ये बराबर नहीं होता है। इसी तरह अगर दो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों के फिक्टोरियल्स को हम मल्टीप्लाई करें तो उनका जवाब भी सेम नहीं आता है। इसी तरह एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और जो बाकी जो चीज़ है उसका अगर हम फिक्टोरियल लें, मसलन एन है उसका फिक्टोरियल ले लें, तो इस तरह भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाले आपने काम नहीं करना है। तो ये फिक्टोरियल से रिलेटेड कुछ चंद एक चीज़ें थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मसलन अब ये लिखा हुआ है कि एन एन माइनस वन और एन माइनस टू, यानी कि इसका हम बताना है फिक्टोरियल किसके बराबर होगा। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अब जो इससे अगली टर्म होगी वो होगी एन माइनस थ्री। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एन माइनस थ्री का फिक्टोरियल ऊपर भी लिख दिया और एन माइनस थ्री का फिक्टोरियल नीचे भी लिख दिया। अच्छा, इससे आगे जो टर्म आएगी वो एन माइनस फोर आएगी, फिर एन माइनस फाइव आएगी और लास्ट के ऊपर फिर थ्री टू वन
और जब इसको हम दोबारा क्लोज करेंगे तो ये सबसे जो पहले नंबर पर टर्म होती है उसका फैक्टोरियल बन जाता है। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो सबसे बड़ी रकम का इसने फैक्टोरियल बनना है, यानी कि n का फैक्टोरियल बन जाना है, और नीचे आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो ये लिखे n-1 n-2 n-r और +1। इससे जो अगली टर्म होगी उसमें हम -1 करेंगे, तो +1 और -1 वो खत्म हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा n-r। क्योंकि ये +1 है तो आगे वो -1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो n-r का फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे और n-r का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। अब इसने सबसे जो पहली टर्म है ना इसका फैक्टोरियल बनना है, यानी कि n का फैक्टोरियल बन जाना है। तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले वाला। तो ये हमने पढ़ा 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह जो फैक्टोरियल है हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, और जो पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं n और n-1। मसलन अगर लिखा हो 5 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 5 और 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर लिखा हो 12 का फैक्टोरियल, उसको हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर लिखा हो n का फैक्टोरियल, उसको हम लिख सकते हैं n और n-1 का फैक्टोरियल। तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1, और 0 के फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1। 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर है, ये कितना हो जाएगा 12। जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 24। 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 987, तो इससे आगे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। इसने बन जाना है सबसे आगे वाले जो सबसे बड़ी टर्म है उसका फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं अगर n को हम 1 पुट करें इसके अंदर तो इसका क्या जवाब आएगा। n को अगर मैं 1 पुट करता हूँ 1 1-1, ये n की जगह पर 1 लिखा, ये -1 आगे लिख दिया इसका फैक्टोरियल। ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं 6 5 4, इससे आगे क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और नीचे भी हम क्या लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। ये सबसे पहले का फैक्टोरियल बनेगा, ये बन जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। और उसके बाद है कि अगर n क्या हो नेगेटिव इंटीजर हो तो फिर हम इसको क्या देख सकते हैं कि ये डिफाइन है या नहीं है। तो हमारे पास आमतौर पर कौन से नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं, इनके फैक्टोरियल होते हैं, नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल नहीं होते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं ये क्या है अनडिफाइन है। तो इसका ये जवाब हो जाएगा अनडिफाइन, ये हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको अगर मैं सॉल्व करूं फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 10 9 2 और 1, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जी 8 का फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं 8 का फैक्टोरियल। अब ऊपर ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा 10 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे ये 8 और 2 का फैक्टोरियल। बेशक 8 का फैक्टोरियल पहले लिखें और 2 के फैक्टोरियल को दूसरे नंबर पर लिख लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको अगर हम करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल इसके साथ ऊपर लगाएंगे और नीचे लगाएंगे, तो ये 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा और 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो ये कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसका ये आंसर आता हो, इधर कोई लिखते वक्त को गलती हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये वाली टर्म्स दी हुई हैं, इससे जो अगली टर्म होगी उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे n-r +1 और -1, एक रकम कम करके लिखनी होती है। तो उसका फैक्टोरियल लेना है। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि n-r का फैक्टोरियल ऊपर भी लिखना है और n-r का फैक्टोरियल नीचे भी लिखना है। अब ये फैक्टोरियल बनेगा सबसे पहली टर्म का, सबसे पहली टर्म है n-1, ये बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा हुआ है n-r, तो इधर हम लिख देंगे n-r का
फिक्टोरियल। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो परमुटेशन से रिलेटेड है। तो परमुटेशन को पढ़ने से पहले इसकी चंद एक हम चीज़ें देख लेते हैं। मसलन इसको अगर आप देखें, आपने ये चंद एक पॉइंट है। मसलन परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, अगर तमाम के तमाम नंबर आप इकट्ठे ही ले लें। मसलन 5 है, 5 की परमुटेशन लेनी है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अगर हमने परमुटेशन लेनी है, यानी कि उनकी हमने कोई अरेंजमेंट करनी है, तो तमाम की तमाम नंबर आप इकट्ठे अगर लेना चाहेंगे तो उसको आप उस नंबर का फैक्टोरियल लिख लेंगे। अगर 4 नंबर होंगे तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। बाकी इसका फार्मूला होता है NPR। ये ऊपर इसका फार्मूला है कुछ इस तरह है। जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखी होती है उसको लिखता है ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल और नीचे हम क्या लिखते हैं, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, तो n में से अगर हम n ही ले लें तो उसको हम n फैक्टोरियल के बराबर रख सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। और अगर NP 0 करेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास n मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन उसके अंदर एक तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, मसलन Q एक तरह की चीज़ है, P एक तरह की चीज़ है, Q एक तरह की चीज़ है, R एक तरह की चीज़ है, तो फिर हम उसको यूं लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P का फैक्टोरियल, Q का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। तो उसका ये फार्मूला है। मसलन अगर हमारे पास लफ्ज़ हो, इधर से मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ। अगर हमारे पास लफ्ज़ हो काइंड, ये इसके अंदर कितने डिजिट हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो हम n की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 या 4 लिख देंगे। अब ये तीनों मुख्तलिफ हैं, बल्कि 4 के 4 मुख्तलिफ हैं। तो इस वजह से इधर हम लिखेंगे 1 1 1 और 1। अगर इसमें से कोई दो चीज़ें सेम होती, कोई सी दो चीज़ें सेम होती तो फिर हमने एक जगह पर 2 लिख लेना था और बाकी जगह पर 1 लिखना था। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक सर्कुलर परमुटेशन होती है। सर्कुलर परमुटेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो और वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर हो तो फिर उसका ये फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। मसलन अगर 5 बंदे हैं एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, 5 - 1 का फैक्टोरियल ले लेंगे, यानी कि 5 बंदे हैं तो 4 का फैक्टोरियल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास की रिंग्स हैं या बीड्स हैं, तो अगर की रिंग वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है या नेकलेस वाला या बीड्स वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसके अंदर तमाम की तमाम चीजें एक तरह की हैं, यानी कि तमाम की तमाम चाबियां एक तरह की हैं या तमाम के तमाम दाने जो है ना, जिस तरह तस्बीह के दाने वो एक तरह के हैं, तो उसके अंदर अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं होता। तो फिर आपने याद रखना है, उसके लिए फार्मूला होगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर कोई बंदों का जिक्र होगा कि राउंड टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं, अब बंदे तमाम के तमाम मुख्तलिफ हैं, इस वजह से आपने इधर 2 से डिवाइड नहीं करना है। और जिस क्वेश्चन में की रिंग का जिक्र आ जाए या बीड्स का या नेकलेस का जिक्र आ जाए, उसमें आपने 2 से डिवाइड करना होता है। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, अब इसकी समझ आपको आ जाएगी। मसलन हमारे पास 5 फ्लैग हैं और मुख्तलिफ कलर्स के हैं, उनमें से हमने 3 लेने हैं। तो इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 5p3। तो इसको हम लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल और नीचे लिख देंगे 5 - 3 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करें वो आ जाएगा 5 4 और 3 और 2 और 1। और नीचे 5 में से 3 निकालें, 2 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, 2 × 1। ये और ये कैंसिल हो गए। अब आपने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आंसर आ गया, 60 आंसर आ गया। इसी तरह 6p3 है, इसको हम लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल, 6 - 3 का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 6 5 4 और साथ 3 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं। नीचे 3 का फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मसलन जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाले आपने क्वेश्चन करने हैं। 20 ये कैलकुलेटर से हो जाएगा, यानी कि 20p3
20p3 इसको आपने सॉल्व करना है। मसलन अगर इसको हम उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से NPR वाला बटन होता है उससे अगर आप करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है बताएं, n किसके बराबर है। अगर ये बराबर हो 11 PN और ये चीज अगर लिखी हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। अब ये किसका फैक्टोरियल बनेगा, 11 का फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब इसको यूं लिखेंगे 11 का फैक्टोरियल। अब इधर हमने क्या बनाना है, 11 - 3 क्योंकि वो 8 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला ये ऊपर वाली टर्म है और ये जो 3 है ये नीचे वाली टर्म है। इसको हम यूं लिखेंगे 11p और n - r, इधर r क्या है जी 3 है। तो अब इसको अगर हम देखें तो इधर n है और इधर क्या है 3 है। तो यहाँ से हमारे पास n का जवाब कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5p2 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 5 - 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 5 4 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा और इसका जवाब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 4p3 को भी सेम इसी तरह हमने सॉल्व करना है, लेकिन ये 4p4 के भी बराबर होता है। मसलन अगर आप 4p3 को सॉल्व करते हैं, 4 का फैक्टोरियल 4 - 3 का फैक्टोरियल, तो नीचे क्या बन जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि इसका जवाब 4 का फैक्टोरियल आ गया। और हमें पता है 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है जी, 24 के बराबर होता है। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, इसको मैं लिखूंगा जी 4 का फैक्टोरियल 4 - 4 यानी कि 0 का फैक्टोरियल। तो ये 4 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं ये क्या हैं, इक्वल है। इसी तरह 6p1 को आपने सॉल्व करना, तो 6 का फैक्टोरियल उसके बाद हम लिखेंगे 6 - 1 यानी कि 5 का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 6 × 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 6 हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इनको सेम मेथड से आपने सॉल्व करना। तो 10p1 वो 10 के बराबर होगा। NPR का ये फार्मूला होता है, ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे जी 6 का फैक्टोरियल 6 - 4 यानी कि कितना बन गया 2 का फैक्टोरियल। अब जिस टाइम है इसको सॉल्व करना है 6 5 4 3 2 का फैक्टोरियल और नीचे 2 का फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 4 हैं। और आपने टेकन ऑल यानी कि तमाम के तमाम आपने इकट्ठे लेने हैं। तो इसका मतलब जो हमने इधर ये चीज़ पढ़ी थी इस जगह पर कि अगर आपने तमाम की तमाम चीज़ें इकट्ठी लेनी हो, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स से यहाँ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। तो इसका मतलब इसका हमने 4 का फैक्टोरियल लेना है और 4 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है। उसके बाद है NPN किसके बराबर है, यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो हम तमाम के तमाम ले लें तो ये सेम यही वाली बात बन गई। तो वो बराबर होता है जी n फैक्टोरियल के बराबर होता है। फिर वो ये कह रहे हैं अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं लेकिन हमने ऑल तमाम की तमाम एट अ टाइम इकट्ठी एक वक्त में ले लेंगे तो वो भी किसके बराबर होंगे, n फैक्टोरियल वेज के बराबर होंगे, यानी कि वो भी n फैक्टोरियल के बराबर होंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। तो ये 20p3 सेम उसी तरह आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना। अब ये चीज़ है जी NP2 30 के बराबर है, तो बताएं फिर n किसके बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे n का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे n - 2 का फैक्टोरियल। ये किसके बराबर है जी, 30 के बराबर है। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं यूँ लिखूंगा n - 1 और n - 2 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है n - 2 का फैक्टोरियल। ये चीज बराबर है 30 के, ये और ये कट गए, ये आ गया n और n - 1। अब इधर ये 30, अब 30 को आपने ना दो डिजिट की फॉर्म में लिखना। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6 और 5, क्योंकि 6 × 5 वो भी 30 के बराबर होता है। अब 5 को हम यूँ लिख सकते हैं 6
को यूं लिखा और 5 को लिखा 6, यानी कि 5 को लिखा 6 - 1। अब ये दोनों साइडें कंपेयर करें, n और n - 1, तो ये हो गया 6 और 6 - 1। तो इसका मतलब n किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर हुआ। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अब उससे अगला सवाल आ गया, 5 कीज हैं, यानी कि वो की रिंग वाला सवाल आ गया। और उस वो सर्कुलर की रिंग्स के अंदर जो है ना, उनको डाला हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ वेज बताएं। तो उसका क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला था n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर 5 की रिंग, 5 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 5% की बात हो रही है, यानी कि 5 बंदे हैं और वो राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था n - 1 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 5 बंदे हैं, तो वो 5 - 1 का फैक्टोरियल, तो वो किसका फैक्टोरियल बन गया, 4 का फैक्टोरियल बन गया। और 4 का फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको इस जगह पर बताई थी कि अगर तो होंगे सर्कुलर परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस तरह बंदे हैं वो डिफरेंट बंदे हैं, फिर आपने n - 1 का फैक्टोरियल लेना है। लेकिन अगर की रिंग वाला होगा तो n - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपने लेना है। तो ये इस तरह के सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, थोड़ी सी इसकी अगर मैं सेटिंग कर लूँ, ये वाली हमारे हो गए, हाँ जी, इस जगह पर। अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने ना एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, ये पहले आप समझ लें। अब कम्बिनेशन वाले हैं, अब पहले कम्बिनेशन के हम फार्मूले समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। मसलन ये कम्बिनेशन वाला है, तो कम्बिनेशन के अंदर भी आप ना मुख्तलिफ नंबर जो हैं या चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी इकट्ठा ले सकते हैं। तो उसको भी आप एन के बराबर, यानी कि वो 1 के बराबर होता है। यानी कि अगर आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं और तमाम की तमाम आप इकट्ठी लेना चाहते हैं तो वो भी ली जा सकती हैं। जिस तरह उसके अंदर NPR वाला फार्मूला लगाते थे और उसको n फैक्टोरियल कह देते थे, तो इसको आप n कह के आप इसको हल कर सकते हैं। उसका फार्मूला होता था NPR, और ये NCR है, वो है n का फैक्टोरियल, और ये r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। इधर r का फैक्टोरियल भी है, लेकिन NPR वाले फार्मूले में r का फैक्टोरियल नहीं होता, ये दो चीजें होती हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक आपने कम्बिनेशन बनाना है, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से आपने r लेने हैं। मसलन अगर 5 चीजें हैं, 5 में से आपने 3 लेनी है, और साथ एक चीज ऐसी है वो आपने लाजमी लेनी है, हर बार लेनी है, उसको बीच में से माइनस नहीं करना। तो फिर उसका ये फार्मूला बनता है n - p डिवाइडेड बाय, यानी कि c, और फिर नीचे r - p लिखते हैं। यानी कि ऊपर भी -p लिखना होता है, नीचे भी -p लिखना होता है। लेकिन हमारे पास अगर 5 चीजें, 5 में से हमने 3 लेनी है, लेकिन एक चीज आपने बीच में शामिल नहीं करनी है, 5 में से एक चीज शामिल नहीं करनी है, तो फिर आपने ना ये नीचे खाली r लिखा रहने देना है, इसमें p को माइनस नहीं करना है, फिर ऊपर p को माइनस करते हैं। तो ये इसके कुछ असूल हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। बाकी ये NC0 भी 1 के बराबर होता है, NCN भी 1 के बराबर होता है। और एक ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि अगर NCR लिखा हो तो हम n के साथ n- भी लिख सकते हैं, नीचे वाली साइड पर n के साथ n- भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसका भी जवाब आएगा n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी सेम जवाब आएगा, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल। तो हम कहते हैं फिर ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद बड़ा अहम सवाल ये वाला है, ये इस चीज को आपने ना अच्छी तरह समझना है। अब ऊपर दोनों के सेम चीज है, नीचे एक चीज बड़ी है और एक उससे छोटी है, बिल्कुल 1 नंबर छोटी है। तो इसका जवाब ये आता है, जो नीचे बड़ी चीज लिखी होती है ना उसको इधर लिखते हैं, और ऊपर वाला जो नंबर होता है ना उसमें 1 का इजाफा करते हैं। मसलन अगर इधर लिखा होगा ना 5 और इधर लिखा होगा 4, तो नीचे बड़ी चीज 5 है तो नीचे 5 लिख देंगे। अब आपने ऊपर वाले नंबर में इजाफा करना है, मसलन ऊपर 7 7 लिखा हुआ था तो फिर आपने उधर 8 लिख देना।
एक तो ये वाला फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये वाली है जो है ना चीज, अगर NCR लिखा हुआ है और NCS लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि R और S बराबर है। अच्छा, अगर आप इन दोनों को जमा करें ना, R और S को जमा करें, तो वो N के बराबर भी आता है। यानी कि ये वाला भी पॉइंट बड़ा अहम है। अगर R और S बराबर हैं, तो फिर आप इन दोनों को जमा करें तो ये वाली चीज ऊपर वाले नंबर के भी बराबर आती है। बाकी ये रेशो दो नंबर्स हैं, इनकी रेशो लेंगे तो ये इसके बराबर होगा। फिर ये अगर NCR को R के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो वो NPR बन जाता है। और इसी तरह NC0, NC1, NC2, ये इस तरह चीज़ें लिखी हुई, ये 2 की पावर N के बराबर होता है। और अगर आपके पास आपने एक या एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी है N ऑब्जेक्ट में से, तो उसका ये फार्मूला 2 की पावर N-1। तो ये वाला जो पेज है ये इंतहाई अहम पेज है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है और याद रखना है। फिर इससे हमारे जो MCQs हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। अब हम आ जाते हैं पेपर की तरफ। मसलन ये वाला अब आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है NC6 बराबर है NC8। अब हम ना अपनी मर्जी से किसी चीज के नीचे ना बेशक इधर एन के साथ लिख लें, या यानी कि 6 के साथ लिखें या एन के साथ लिखें। किसी एक साइड पे हमने एन माइनस लिख लेना। मसलन इधर मैं एन माइनस लिख लेता हूँ, ये मैं इधर भी लिख सकता था। अब इनको आपने कंपेयर करना है। मसलन N-6 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो ये वाला जो -6 है दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 14 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह 14 आ गया। तो ये जो फार्मूला है, N का फैक्टोरियल, N-R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल, इन दोनों की जगह चेंज की जा सकती है। ये बराबर होता है NCR के। अच्छा, उसके बाद परमुटेशन वाले सवाल आगे ये हमने पहले भी किए हैं। इसके साथ के कुछ क्वेश्चन अब दोबारा कर लेते हैं। 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के, उनमें से 3 लेने हैं। तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा 5P3। तो इसके ऊपर 5C3 वाला भी लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा लें, सेम जवाब आएगा। तो अगर ये 5 में से आपने 3 फ्लैग लेने हैं, तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से या वैसे सॉल्व कर लें, 5 का फैक्टोरियल और 5 में से 3 निकालेंगे 2 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास इसका जवाब 60 आएगा। वो किस तरह? 5, 4, 3, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया जी 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसी तरह 6P3 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 20P3, ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 11, 10 और 9, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि सेम मेथड के साथ इसने सॉल्व हो जाना है। इसके साथ आगे आप लिखेंगे जी 8 का फैक्टोरियल, नीचे भी लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 11 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। इसको यूँ लिखा जा सकता है 11-3 का फैक्टोरियल, तो ये बन गया 11P3। तो n किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। तो पहले हमने इसके साथ के कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ये सेम उसके साथ के ही हैं क्वेश्चन। अब मसलन 4P3 इसका जवाब और 4P4 इसका जवाब सेम आएगा। तो ये मेरा ख्याल है ये हमने पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इनको भी सेम जो है ना वही मेथड है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे ख्याल से एक पेज रिपीट हो गया, 2 बार आ गया, इस वजह से इसके अंदर हमें गलती लगी है। अब उससे अगला पेज जो है ना इसको देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? ये लिखा है ना NC10 और लिखा हुआ है NC14। अब किसी एक साइड पे हम N- लिख सकते हैं। बेशक इधर लिख लें या इधर लिख लें, तो इधर मैं लिख लेता हूँ N-, तो ये 10 बराबर आ गया N-14 के। तो -14 इधर आकर +14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n का जवाब कितना आ जाएगा? 24। तो n किसके बराबर आ गया जी? 24 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाली टर्म जब इस साइड पर आएगी तो ये यूं बन जाएगी NC4 बराबर आ जाएगा NC5 के। अब हम किसी एक साइड पे N- लिख लेते हैं। मसलन इस साइड पे मैं N- लिख लेता हूँ। अब 4 बराबर है N-5 के, ये -5 इधर आकर
+5 हो गया। तो यहाँ से n किसके बराबर आ गया जी, 9 के बराबर आ गया। तो ये जो इसका आंसर 9 है वो इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर हमें पता है NCR को हम एक नीचे वाली साइड पे n माइनस भी लिख सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, अब ये वाला सवाल आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैंने आपको इधर ये बात बताई थी कि आपने नीचे वाले नंबर देखने हैं, एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है। तो फिर जवाब में हम बड़े वाला नंबर लिखते हैं और ऊपर जो चीज सेम होती है उसके अंदर एक का इजाफा कर देते हैं। अब इसके नीचे देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है R और ये लिखा है R-1, तो बड़ा नंबर क्या है, R, ये नीचे आएगा। और ऊपर N-1 है, इसमें जब एक का इजाफा करेंगे N-1, इसके अंदर +1 करेंगे तो ऊपर क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ऊपर N आ गया और नीचे इन दोनों में जो बड़ी चीज है वो R है, तो नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसका इस तरह जवाब आपने लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है NC5 NC4, इसके नीचे आपने n माइनस लिख लेना है, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका भी जवाब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपके पास ना 4 फ्लैग हैं और उनको आपने इस्तेमाल करना है, उनमें से सिर्फ एक फ्लैग इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर 4 फ्लैग हैं, 4 में से एक आपने इस्तेमाल करना है। तो ये भी चीज़ हमने इसमें पढ़ी हुई है कि अगर हम चाहें तो हमारे पास अगर एन डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जिस तरह हमारे पास अगर 4 फ्लैग हैं, 4 में से अगर हम चाहें तो सारे ले सकते हैं, अगर चाहें तो हम एक भी ले सकते हैं। तो ये हम NCR वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, NPR वाला भी लग सकता है और NCR वाला भी लग सकता है। तो अब 4 में से हमने एक लेना है, तो 4C1 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये सेम है क्वेश्चन, इसके साथ का हमने ऊपर भी किया। अब इन दोनों में जो बड़ी चीज है वो R है। अब जवाब में नीचे क्या आएगा, R आ जाएगा। जवाब के नीचे हमने R लिखना है और ऊपर जो है वो हमने 1 का इजाफा कर देना। ऊपर आ जाएगा N+1, ये N लिखा हुआ N+1, और नीचे क्या आ जाएगा, बल्कि ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर आ जाएगा N+1 और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों में से बड़ी चीज R है, तो इस जगह पर R आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये R-1 है और R-2 है, इन दोनों में बड़ी चीज क्या है, R-1। तो नीचे R-1 लिखेंगे, अब ऊपर n में एक का इजाफा करेंगे, तो ये n और n लिखा हुआ है, इसको हम N+1 लिख देंगे। तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन हल हुआ है जिस तरह इससे पिछला हल हुआ है। अच्छा, अब ये NC0 है, तो हमें पता है इसको अगर हम सॉल्व करें, n का फैक्टोरियल, नीचे हम लिखेंगे 0 का फैक्टोरियल, n-0 का फैक्टोरियल। तो n-0 का फैक्टोरियल वो n का फैक्टोरियल बनेगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1/1, तो इसका जवाब कितना आ जाना है, 1 आ जाना है। तो फिर अगर हमारे पास ये चीज लिखी हो NPR और R का फैक्टोरियल लिखा हो, वो हमें पता है NCR के बराबर होता है। ये वाली चीज भी हमने इस जगह पर पढ़ी थी कि NCR और ये जो R का फैक्टोरियल है ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, NPR/R का फैक्टोरियल वो बराबर होता है NCR के बराबर होता है। उसके बाद ये वाला आ गया NPR किसके बराबर है, R का फैक्टोरियल, NCR के सेम ऊपर वाला सिर्फ इधर वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह अगर NCR को हम R के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो वो NPR बन जाता है। तो NCR किसके बराबर है, ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली रकम का फैक्टोरियल, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह 5C2 है, इसको हम लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5-2 का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5, 4 और 3 का फैक्टोरियल, ये आ गया 2 का फैक्टोरियल, 2 × 1, और ये 3 का फैक्टोरियल, ये और ये कट गए, 2 1 2, 2 2 4। अब 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर NC0 ये 1 के बराबर होता है, NC0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सेम इस मेथड से, इसका जवाब आपके पास 1 आता है, और ये NC n के भी बराबर होता है। मसलन ये दोनों का सेम जवाब आता है, अगर इसके ऊपर भी वो आप फार्मूला लगाए ना, n का फैक्टोरियल, ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल नीचे वाली रकम, n-n का
फैक्टोरियल ये कट हो जाएगा, ये जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, वन डिवाइडेड बाय वन, वो वन के बराबर है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी जवाब वन ही आएगा। तो एन सी एन, अगर ऊपर नीचे चीज सेम हो तो ये भी वन के बराबर होता है। जिस तरह इसको भी हमने सॉल्व किया, एन सी जीरो हो ये भी वन के बराबर होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है एन सी एट और एन सी ट्वेल्व। अब एक साइड पे हम एन माइनस लिखेंगे, तो एट बराबर है एन माइनस ट्वेल्व के, ये माइनस ट्वेल्व इधर आकर प्लस ट्वेल्व हो गया। तो यहाँ से एन का जवाब कितना आ गया जी, 20। तो ये इसका जवाब है। अब इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है? बड़ी रकम ये है, ये नीचे आएगी, और ऊपर वाली रकम में एक का इजाफा करेंगे। तो जब एक का इजाफा करेंगे, एन माइनस वन प्लस वन करेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एन के बराबर हो जाएगा। ऊपर एन आएगा और नीचे एन माइनस आर आएगा। तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें ये पता है, ये वाली चीज भी हमने पढ़ी थी कि एन सी आर ये बराबर है एन सी क्यू के। तो नीचे वाली चीजों को अगर हम जमा करें तो ये किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। तो ये वाली भी बात मैंने आपको इस जगह पर बताई थी, ये इस फार्मूले में एन सी आर एन सी एस, ये नीचे वाली चीजें अगर मुख्तलिफ हों, इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो वो एन के बराबर आएगा। सिर्फ फर्क ये है, इस जगह पर आर और क्यू लिखा हुआ है, और उस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी? उस जगह पर आर और एस लिखा हुआ है, यानी कि एस की जगह पर सिर्फ क्यू है। तो ये वाली जो है इस जगह पर ये अप्लाई होगी है। अब इसके बाद आगे जी प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूले हैं उनको पहले देख लेते हैं, और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के जो फार्मूले हैं वो ये हैं कि कोई अगर हमारे पास इवेंट है, उसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने उस इवेंट के नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है कि उसमें कितने डिजिट हैं, उनके एलिमेंट कितने हैं, फिर जो सैंपल स्पेस, एस से मुराद है सैंपल स्पेस, यानी कि जो टोटल जो आउटकम है उसके अंदर कितने नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाती है। इसी तरह किसी चीज का होना और ना होना ये वन के बराबर है, यानी कि ई है और ये ई के ऊपर बार सा लगा हुआ है। इसका मतलब है किसी चीज का होना जमा ना होना वो वन के बराबर है। मसलन अगर ये चीज 20% है तो ये 80% होगी, अगर ये 50 है तो ये 50 है, तो वो वन के बराबर हो जाएगी, यानी कि 100%। अगर ये जीरो है तो ये फिर 100% हो जाएगी। इसी तरह अगर ये 5 है तो ये 95% हो जाएगी। तो इसका जवाब जीरो और वन के दरमियान होता है। जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और इसके दरमियान इसकी वैल्यू होती है। एक ये वाला फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है, और एक इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला बना हुआ है। ये वाली टर्म इधर आ गई है, अगर हम इसके ऊपर बार ना लगाएं तो फिर हम इसके ऊपर बार लगा लेते हैं, यानी कि इन दोनों में से एक टर्म दूसरी तरफ जाती है और वो माइनस हो जाती है। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो तो जो दूसरा फिर इवेंट जो बचेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 100% आ जाएगी। तो ये चंद एक इसकी बातें हैं। और इसके एक दो फार्मूले भी हैं, वो आगे मैं आपको दोबारा बता दूंगा जिस टाइम वो आएंगे, तो फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहे हैं एक हमारे पास डाई है, डाई का मतलब लूडो का दाना है। अब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास 3 डॉट्स आए, यानी कि टोटल उसके अंदर कितने होते हैं नंबर। एक के ऊपर 1 डॉट होता है, एक के ऊपर 2 डॉट होते हैं, एक के ऊपर 3 होते हैं, एक के ऊपर 4, एक के ऊपर 5 और एक के ऊपर 6। तो कह रहे हैं 3 डॉट्स आने चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा इवेंट है एन ई, तो और एन एस, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है। तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये 6 में से एक एक है सिर्फ, और टोटल ये नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 6। ये आपने नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, क्योंकि ये आपने सेट बनाना होता है। जो सेट बनेगा ना उसके अंदर सिर्फ 3 आएगा। तो जो सेट के अंदर 3 का मतलब सिर्फ एक डिजिट है, तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 6 लिखेंगे। जो सैंपल स्पेस वाला होगा उसके अंदर 6 डिजिट है, इस वजह से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। तो 1/6 इसका जवाब आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक आपने ना कॉइन लेना, सिक्का लेना, उसको आपने 2 बार उसको टॉस करना है, तो क्या चांस है कि दोनों बार टेल ही आए? मसलन आपने एक सिक्का लिया, उसको ऊपर फेंका, तो हो सकता है टेल आए, दोबारा फेंका दोबारा टेल आ जाए। तो ये भी हो सकता है जब आपने पहली बार फेंका है उस वक्त तो टेल आई, लेकिन दूसरी बार हेड आ गया। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल आ जाए।
और ये भी हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, यानी कि पहली बार भी टास्क किया हेड आया, तो दूसरी बार भी टास्क किया तो हेड आया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कितना चांस है कि बोथ टाइम टेल आए। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल हैं जी 4, और 4 में से दोनों बार टेल आई, ये कितना? 1 है। तो इसके बनेगी जी एन ई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? एन ही ई बराबर हो जाएगा 1 के, और एन एस वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की निकालनी है, ये किसके बराबर होगा? एन बी डिवाइडेड बाई एन एस। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 2 है, और एन एस की कितनी है जी? 20 है। अब जब 2 1s are 2 और 2 10s are 20, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, एक सिक्का है उसको आपने 2 बार टास्क किया है, तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 1 हेड और 1 टेल आए, यानी कि एक हेड और एक टेल आए? तो इसके अंदर अगर हम देखें, 1 हेड और 1 टेल, ये दो इसके चांस हैं, यानी कि ऊपर 2 आएगा और नीचे टोटल कितने हैं? 4 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा इसका आंसर। लेकिन इधर ये गलत लगा हुआ है, इसका सही जवाब क्या है? ये 1/2 है। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूले आ गए, ये बड़े अहम फार्मूले हैं। ये मैं आपको इधर लिख कर दे देता हूँ। मसलन इस जगह पर ये मैं लिखता हूँ कि ये आपने याद रखना है। अगर आपने लेना है यूनियन, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के, तो ये बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये उस सूरत में होती है जब हमारे पास दोनों सेट क्या हों? डिसजॉइंट हो, यानी कि ए और बी अलग अलग हों। अगर ए और बी डिसजॉइंट हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगता है। अच्छा, अगर आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है ए यूनियन बी की, और ये ए और बी क्या कर रहे हो? ओवरलैप कर रहे हो, हमारे पास ए और बी ओवरलैप कर रहे हो, इसके अंदर कोई चीज कॉमन हो, तो फिर ये जो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की है वो इस तरह आ जाती है। उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके लिए? ओवरलैपिंग वाले जो क्वेश्चन होगा ओवरलैपिंग वाला, उसके अंदर ये वाला ए यूनियन बी का फार्मूला होगा, और जिसके अंदर डिसजॉइंट होगा तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, या इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका दूसरा नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है। एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या डिसजॉइंट हो, उसके लिए ये फार्मूला है, और ओवरलैपिंग के लिए ये फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या फार्मूला? तो फिर आपने याद रखना ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई होता है, और यूनियन के अंदर अगर डिसजॉइंट हो तो अलग-अलग प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, अगर ओवरलैपिंग हो तो इसके अंदर माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये वाले फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, फिर ये वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया जी, डिसजॉइंट सेट है। अगर हमारे पास ये डिसजॉइंट सेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि इसकी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। ये इस जगह पर हमने पढ़ा था कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, तो इसका ये जवाब आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, और दोनों की वैल्यू क्या है? 1/3। इसकी भी वैल्यू 1/3 है, इसकी भी वैल्यू 1/3 है। तो अब ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला है वो ये है कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो इसका जवाब आ जाएगा 1/9, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों हैं, इसका भी जवाब 1/2 है और इसका भी जवाब 1/2 है, या इसकी वैल्यू ये है। अब ये इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन हो तो हमें पता है हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आ गया 1/4। तो ये इसका आंसर है।
अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी। तो ये एन ए किसके बराबर है, एन ए बराबर है दो टर्म्स है, दो के बराबर है। और एन एस किसके बराबर है, चार टर्म्स है, वो चार के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ए बटा एन एस। तो ऊपर दो आ गया, नीचे चार आ गया, दो एक बार दो, दो दो बार चार, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/2। तो ये इसका ठीक आंसर है। अच्छा, उसके बाद अ, ये कह रहे हैं, इसका मैं अगर कलर चेंज कर लूं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं अ डाइस, डाइस का मतलब लूडो का दाना, उसको अगर हम रोल करें तो कितना हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ सकते हैं। तो वो उसकी छह साइडें होती हैं, इस वजह से उसके जो एन एस की वैल्यू है वो छः या सिक्स जो है वो आ सकती है। उसके बाद कह रहे हैं एक सिक्का है, उसको हमने टॉस किया है, तो बताएं उसके कितने जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है सैंपल स्पेस की। तो वो हमें पता है जो उसकी कितनी साइडें हैं, दो साइडें हैं सिक्के की। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी निकल सकती है, दो निकल सकती है। यानी कि उसके जो सैंपल स्पेस है उसकी कितनी वैल्यू आ सकती है, दो आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इवेंट हो तो वो ज्यादा से ज्यादा वन हो सकते हैं और कम से कम जीरो हो सकता है। और ये साथ आपने ये जो साइन है ना ये लाजमी लिखना है, यानी कि लेस देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। जब ये इस साइड पर लिखा जाता है ना बैक साइड पर किसी चीज के, तो ये ग्रेटर देन बन जाता है, यानी कि जीरो और जीरो से बड़ा और एक से छोटा। तो इसका ये वाला जवाब है। इसको हमने इस जगह पर पढ़ा भी था, इस जगह पर, कि इसकी जो वैल्यू है लेस देन, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, और इस साइड पर अगर पी ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना ये आपने इधर बता देनी है। ये इसका जवाब है। तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है किसी सैंपल स्पेस के अंदर कोई ये इवेंट है, तो उसकी जो वैल्यू है, जिस तरह इधर वो पी ए लिखा हुआ है, इधर सिर्फ पी ई लिखा हुआ है। तो पीई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की, वो जीरो और वन के दरमियान होती है। सिर्फ फर्क ये है कि इनके नीचे इक्वल का साइन भी होना चाहिए। इधर इक्वल का साइन है लेकिन इधर इक्वल का साइन नहीं है, इस वजह से ये कहा होता है। और इसकी जो रेंज है वो जीरो और वन के दरमियान होती है। जब ये याद रखना है, इस तरह आपने स्केयर ब्रैकेट में लिखना है। तो ये जब ब्रैकेट हम लगाते हैं ना इक्वल, और ये वाला जब इक्वल लगाए तो ये इसकी वजह से ये बनता है स्केयर ब्रैकेट बनती है। और अगर इस जगह पर हम स्केयर ब्रैकेट ना लगाएं, मसलन इसको अगर मैं यूं लिख दूं, इस तरह लिख दूं, तो इसका मतलब है ये शामिल नहीं है, यानी कि वन शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस तरह इस चीज की ये फॉर्म बन रही है। लेकिन अगर साथ इक्वल लगा हो तो उसका ये मतलब है, इसका ये वाला जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब ये अब आपको समझ आ गया होगा, जब इक्वल हो तो ये स्केयर ब्रैकेट बन जाती है, जब साथ इक्वल ना लिखा हो तो फिर ये राउंड ब्रैकेट जो है ना ये हम बनाते हैं। अब इस साइड पर ये इक्वल है ना, इस वजह से इस साइड पर आपने ये स्केयर ब्रैकेट बनानी है। तो इसका जो ठीक जवाब है वो ये वाला है। तो फिर जो रेंज है वो हमें पता, जीरो और वन, और साथ स्केयर ब्रैकेट आपने लगानी होती है इस जगह पर। फिर किसी इवेंट का अगर आपको 100% यकीन हो कि वो इवेंट लाजमी होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। इसी तरह अगर आप किसी सिक्का उसका टॉस करते हैं तो हेड आने का चांस कितना है, वन है, टू में से वन। टोटल प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस की है वो टू है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें से जो हेड है उसके आने का चांस वन है। जिस तरह मैं कहूँ हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस बन गया, सैंपल स्पेस इसका दो है और हेड आने का चांस एक है। तो ये 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद कह रहे हैं अगर हमारे पास एक सिक्का है, उसको हम दो बार ऊपर फेंकें तो कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। यानी कि हो सकता है दोनों बार हेड हेड आ जाए, या एक दफा हेड आए एक दफा टेल आए, ये हो सकता है एक दफा टेल आए एक दफा हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं हमारे पास एक लूडो का दाना है, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितना चांस है कि हमारे पास जो जवाब है वो फोर से बड़ा आए। फोर से बड़ा है इसका मतलब फाइव और सिक्स आए। तो ये टोटल कितने हो गए, दो हो गए। और टोटल कितने हैं, छः हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वन और इधर क्या आ जाएगा थ्री, तो इसका जवाब आ जाएगा 1/3।
अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके बराबर होता है। ये याद रखना है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होती है। ये वाली प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होती है। जो डिपेंडेंट इवेंट होता है उसके अंदर आप ना इसको ये जो सेकंड जो होता है नंबर पे, उसको आप डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, वो फार्मूला अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसके भी दो फार्मूले हैं, एक इंडिपेंडेंट के लिए, एक डिपेंडेंट के लिए। डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, जो दूसरी टर्म है उसको आप बी से डिवाइड भी कर देते हैं। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है, ए और बी अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो फिर हमें पता है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर ए यूनियन बी है और ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो फिर ये वाला जवाब होगा। ये चीज़ हमने इधर पढ़ी है, अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो ये जो यूनियन होता है ये दोनों का अलग अलग आप लिख के उनका सम कर लेते हैं। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जिक्र हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जिक्र हो तो फिर भी मैंने आपको बताया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब डिसजॉइंट ही होता है, उसके लिए भी यही फार्मूला आपने लगाना होता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसके लिए भी ये आ जाएगा। अब ये है कि पी ऑफ ए की ये वैल्यू है, पी ऑफ बी की ये वैल्यू है, ये इंटरसेक्शन है। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना, 0.8 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 0.56 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये देखते हैं। अब हॉकी का मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब पाकिस्तान के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? यहाँ तो पाकिस्तान जीतेगा, यहाँ हारेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये टाई हो जाएगा, यानी कि कोई भी जीतेगा नहीं, वो मैच खत्म हो जाएगा। अब ये टोटल इसका जो सैंपल स्पेस बना है वो 3 बना है। 3 में से जीतने का चांस कितना है? 1 है। तो ये 1/3 आएगा। बाद का बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, वो कहते हैं या जीतेगा या हारेगा, तो वो 2 लिख देते हैं नीचे। नीचे 2 नहीं लिखना है, नीचे 3 लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं दो हमारे पास लूडो के दाने हैं, उनको अगर हम फेंकें तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं? तो वो सैंपल स्पेस 36 बन सकते हैं। वो इस तरह 1 1 आ सकता है, फिर 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, फिर 1 4 आ सकता है, फिर इसी तरह 1 5 आएगा, फिर 1 6 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3। इस तरह करते करते ये कितना आ जाएगा? 2 6। इसी तरह फिर 3 1, फिर 3 2। इस तरह करते करते ये कितना आ जाएगा? 3 6। तो इसी तरह आप 4 1 4 2 इसको करते जाएं, ये कितना आ जाएगा जी? 4 6। फिर ये 5 6, इस जगह पर 6 और 6। तो ये वाले इस तरह चलते जाएंगे। तो एक लाइन में कितने हैं? 6। तो टोटल ये कितने हैं जी? 6। जब 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने में बन जाएंगे? 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 7 था इसमें सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।